बहुमत प्रचंड है। पवार वर्सेस पवार, फर्स्ट राउंड में जीता भतीजा। अजीत ने कहा चाचा का टाइम पूरा। अजीत दादा संघर्ष करो, महाराष्ट्र का बुलंद आवाज। अध्यक्ष पद पर भतीजा इन, चाचा आउट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा शरद पवार का ऐलान, एनसीपी को जाने नहीं दूंगा। एनसीपी किसकी होगी? एनसीपी किसकी होगी, कोर्ट आयोग में तय होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा। एनसीपी में फूट के बीच आज फैसला होना था कि असली एनसीपी किसके पास है, शरद पवार के पास या फिर अजीत पवार के पास। इस बात का फैसला आंकड़ों के जरिए करने की कोशिश दोनों गुटों की ओर से हुई। हालांकि शुरुआती जीत अजीत पवार की हुई है क्योंकि उनके साथ ज्यादा विधायक थे। अभी शरद पवार गुट के लोग इस झटके से संभल ही पाते कि अजीत पवार ने एक और बड़ा झटका अपने चाचा को दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले अजीत पवार ने अपने चाचा और मौजूदा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को ही पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, और खुद को अजीत पवार एनसीपी के नए अध्यक्ष बता रहे हैं, यानी कि एनसीपी के नए अध्यक्ष अब अजीत पवार बन गए हैं। अजीत पवार गुट ने इस फैसले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी है। और आपको बता दें, दिन में अजीत पवार गुट की बैठक हुई और शाम होते होते शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाने की खबर आ चुकी है। तो अजीत पवार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है। ये एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनसीपी में फूट पर इस वक्त की ये बड़ी खबर, शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाया गया। आज दिन में मुंबई में 17 किलोमीटर की दूरी पर अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई, लेकिन आंकड़ों की बाजी में अजीत पवार राजनीति के चाणक्य से आगे निकल गए। अजीत दादा संघर्ष करो, अजीत दादा संघर्ष करो। नंबर गेम में चाचा पर आखिरकार भतीजा भारी पड़ गया। अजीत पवार ने एनसीपी के ज्यादा विधायकों को अपने साथ मिलाकर 60 सालों से ज्यादा के राजनीतिक करियर वाले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका दिया है। शक्ति प्रदर्शन की कंपटीशन में अजीत पवार ने बाजी मारी और अपने साथ 30 विधायकों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा। अगर अजीत पवार खुद को भी जोड़ ले तो ये संख्या 31 हो जाती है। तो वहीं शरद पवार के खेमे में सिर्फ 16 विधायक ही मौजूद थे। अब एनसीपी के 53 विधायकों में 31 और 16 के बाद बचे 6 विधायक जो ना तो अजीत पवार के कार्यक्रम में गए और ना ही वो शरद पवार के कार्यक्रम में दिखे। विधायकों के नंबर के हिसाब से अजीत पवार भले ही चाचा से दोगुना आगे हैं, लेकिन अभी उन पर एक बड़ा संकट बरकरार है। ये संकट है दल बदल कानून का। दरअसल दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार को 53 में से 36 विधायकों का साथ होना चाहिए, लेकिन अभी उनके पास संख्या सिर्फ 31 ही है। ऐसे में अगर शरद पवार गुट चाहे तो अजीत पवार गुट के विधायक को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर होटल पॉलिटिक्स शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल जैसे ही अजीत पवार गुट की बैठक खत्म हुई तो वहां एक बस खड़ी थी, जिसमें अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठकर ताज होटल के लिए निकल गए। माना जा रहा है कि अब अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों को एक साथ रखेंगे ताकि किसी भी विधायक का मन न बदले और वो शरद पवार गुट से न मिल जाए। हालांकि ऐसा ही डर तो शरद पवार के गुट को भी होगा। इस बीच शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि असली एनसीपी उन्हीं के पास रहेगी और चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। इस बीच शरद पवार गुट ने अब अपने समर्थकों से शपथ पत्र लेने की शुरुआत कर दी है। जहां शरद पवार की गुट की मीटिंग थी, वहां कैंप लगाकर समर्थक शरद पवार के साथ खड़े होने के लिए एफिडेविट भर रहे थे।
पवार वर्सेस पवार की लड़ाई का एक राउंड अभी खत्म हुआ है। आगे ये लड़ाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंचनी तय है। वैदेही काणेकर और अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और आइए बात करते हैं नंबर गेम में कौन सा विधायक किसकी तरफ, आपको विस्तार से बताते हैं। अजीत पवार समेत कुल 31 विधायक उनके साथ हैं और उनके नाम हम आपको यहां पर सामने दिखा रहे हैं। नंबर गेम में चाचा हारते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार के पास 31 विधायक हैं जो उनके साथ हैं, जो आज उनके साथ उस बैठक में भी नजर आए। वहीं अगर शरद पवार की बात की जाए तो शरद पवार ये बाजी नंबर गेम अपने भतीजे शरद पवार से हारते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आंकड़े भी इशारा कर रहे हैं कि शरद पवार के गुट में, उनके खेमे में 16 विधायक हैं, यानी कि संख्या में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फासला है। तो नंबर गेम में साफ तौर पर चाचा की हार होती नजर आ रही है और अजीत पवार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। 4 एमएलसी अजीत पवार के पास हैं और एमएलसी की अगर संख्या शरद पवार के खेमे की बात की जाए तो वो केवल 3 है। तो नंबर गेम में इस वक्त क्या हाल है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जो शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के फैसले पर शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी का संविधान शिवसेना जैसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे ही हटा दिया जाए। शरद पवार को पद से हटाना पार्टी के संविधान के खिलाफ है। तो जब आप एक आध रास्ता जब चुनते हो, एक विचार से जब जाते हो, तो टेम्पररी सत्ता के लिए आप जब विचार बदलते हो तो वो उनका पर्सनल विषय है। हमने जो विचार पवार साहब ने, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने 6 दिन पहले तक उन्होंने भी खुद जो 60 साल तक चुना उस विचार के साथ है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है वो अगर किसी ने प्रॉपरली स्टडी किया तो जो भी वक्तव्य वहाँ पे हुआ या किसी ने भी कहा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट नहीं है, ऐसा लगता है। आपने जिस रोहित पवार को सुना वो शरद पवार के पोते हैं, लेकिन अब तक आपने सुना होगा कि शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले। तो फिर रोहित पवार शरद के पोते कैसे हुए? तो उसके लिए आपको शरद पवार का फैमिली ट्री हम दिखाते हैं। शरद पवार 5 भाई बहन थे, लेकिन हम आपको 3 के बारे में ही बता रहे हैं, भाई अप्पा साहिब और अनंत राव। अप्पा साहिब के 2 बेटे राजेंद्र और रंजीत हैं और राजेंद्र के बेटे हैं रोहित पवार। रोहित विधायक हैं और वो इस वक्त अपने दादा शरद पवार के साथ खड़े हैं। शरद पवार के भाई हैं अनंत राव और अनंत राव के बेटे हैं अजीत पवार। और जैसा कि आप सब जानते हैं शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले। वैसे शरद पवार की फैमिली और भी बड़ी है, लेकिन हमने आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम बताए हैं जो राजनीति में हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने कल दिल्ली में बुलाई बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस वक्त की अहम खबर, बैठक में शरद पवार मौजूद रहेंगे। शरद पवार ने कल दिल्ली में बैठक बुलाई है, यानी कि महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल मची है, जो सियासी उठापटक चल रही है, उसका मंथन दिल्ली में भी होगा, उसकी सुगबुगाहट दिल्ली में भी कल देखने को मिलेगी। शरद पवार ने कल दिल्ली में यह अहम बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक है जिसमें शरद पवार खुद मौजूद रहेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी इस वक्त बड़े खतरे से जूझ रही है, सामना कर रही है। ऐसे में शरद पवार की आगे की रणनीति क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अश्विन भी मेरे साथ हैं। अंकुर, आपके पास आ रही हूं। हमने जो तस्वीरें देखी मुंबई के जिस ताज होटल में एनसीपी अजीत पवार के विधायक ठहरे हुए हैं, वहां से इस वक्त क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर मंथन चल रहा है। मंथन, इसको डिनर डिप्लोमेसी कोई नाम दे सकता है या रिसोर्ट पॉलिटिक्स का नाम दिया जा सकता है, या फिलहाल तो जो पार्टी के जो सोर्सेज हैं उसको मंथन कह रहे हैं। तो ये होटल है थोड़ी देर ये उसी जगह पर जहाँ एमिटी, जहाँ पे ये पूरा का पूरा आज मीटिंग को बुलाया गया था, जहाँ पर
वक्तव्य हुए, सबने अपने अपने बयानबाजी करी और उसमें अजीत पवार का जो बयान आया, जो बेहद तंज भरा था, बेहद गुस्से से भरा था, अपने अभी तक के जो अनुभव को लेकर था और पार्टी से जो उनकी जो इच्छाएं थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, पार्टी को लेकर उनका जो बलिदान था जिसको नजरअंदाज कर दिया गया, उस तलखी भरा जो पूरा का पूरा अंदाज यहाँ रहा है अजीत पवार का, वो जब दिया गया और उसके बाद एक बस बुलाई गई और बस के अंदर जितने भी उनके विधायक थे उन सभी को वहां पर रख दिया गया। उसके बाद ये 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, 1 से 1.5 किलोमीटर ये जगह पड़ती है, इसका नाम ताज लैंड सेंड है होटल का नाम, और पेंड्रा में ही आता है। वहां पर फिलहाल इनको लाया गया है। लंच करवाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, हसन मुश्रीफ हैं, दिलीप वलसे पाटिल हैं, अजीत पवार हैं, थोड़ी देर पहले हालांकि प्रफुल्ल पटेल निकल चुके हैं, लेकिन बाकी तमाम लीडर यहीं पर बैठे हुए हैं और वो पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उनके साथ एक मंथन कर रहे हैं। आगे की दिशा और दशा को तय करने का काम इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल नंबर गेम में आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी इस बात का है कि जो विधायक उनके साथ हैं कहीं उनका मन ना बदल जाए। अंकुर रहिए साथ में, और अश्विनी का मैं रुक करना चाहूंगी। अश्विन, आप वाईबी चौहान सेंटर में हैं, जो कि महाराष्ट्र में जो आज सियासी भूचाल आया एक तरह से उसका एपी सेंटर रहा, एक के बाद एक झटके वहां पर देखने को मिले। नंबर गेम में पिछड़ते हुए शरद पवार नजर आए, उसके बाद जो अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा झटका शरद पवार के लिए। लेकिन इन सबके बीच कल दिल्ली में जो कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है उसका क्या एजेंडा होगा, वहां पर क्या रणनीति बनाई जाएगी? जी देखिए, एनसीपी ने महाराष्ट्र के नेताओं से, महाराष्ट्र के विधायक और सांसदों से बात कर ली है, उनके मुद्दे जाने, अपनी बातें रखी। लेकिन चूंकि एनसीपी के जो विधायक हैं नागालैंड में भी हैं, इसके अलावा पार्टी के दफ्तर अलग अलग राज्यों में भी हैं, तो कल दिल्ली में बैठक बुलाकर बाकी इकाइयों के लोगों को, बाकी राज्यों के नेताओं से बातचीत की जाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली ऑफिस के जो इंचार्ज थे उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह सोनिया दुहान को जो है ऑफिस का इंचार्ज बनाया गया है। ऐसे में चूंकि एक तरह से अगर देखें तो प्रफुल्ल पटेल का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है उनका सीधा संपर्क रहा है, सीधा दबदबा रहा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र से विधायकों का जो नंबर है वो शरद पवार के हाथों से खिसका है, तो कहीं दूसरे राज्यों की इकाई के जो नेता हैं वो शरद पवार खेमे से दूर ना जाएं। ऐसे में कल एक बैठक बुलाई गई और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में बहुत सी बातें शरद पवार अपनी तरफ से रखेंगे और बाकी राज्यों की इकाइयों को, बाकी राज्यों के नेताओं को अपने साथ संगठित रखें, इस पर उनकी तरफ से जोर दिया जाएगा। जैसा कि आज वो यहाँ पर भी लगातार इस बात का जोर देते रहे कि सिंबल कहीं नहीं जा रहा है। जो शरद पवार को आज अध्यक्ष पद से हटाया गया है उसका क्या तोड़ निकालेगा अब शरद पवार का गुट? अब उनके सामने क्या रास्ते बचते हैं? जी देखिए, जिस तरह से मैं रोहित पवार से बातचीत कर रहा था तो रोहित पवार का कहना है कि उनकी पार्टी का जो नियम है उसके तहत इस तरह से जो उनकी कोशिश है वो कामयाब नहीं होगी। बहुत पेचीदगियां हैं जिससे उन्हें जो है आगे चलना होगा, क्योंकि अभी विधायकों का उन्होंने सिर्फ हस्ताक्षर लिया है, लेकिन राज्यसभा सांसद की अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रफुल्ल पटेल को छोड़ दें तो सारे राज्यसभा सांसद शरद पवार खेमे में है। सिर्फ सुनील तटकरे को छोड़ दें तो सारे लोकसभा सांसद जो है शरद पवार के साथ है। इसके अलावा अलग अलग जिला अध्यक्ष, अलग अलग जो है सेल के जो है प्रभारी या अध्यक्ष, उन सबका इसमें सहमति होती है। इसके बाद अध्यक्ष पद चुना जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ विधायकों के हस्ताक्षर से ही बात नहीं बनेगी, ये फिलहाल एक तरह से दलील है। हालांकि कोशिश ये जरूर होगी कि जिस तरह से अजीत पवार ने एक कदम उठाया अध्यक्ष पद को अपने पास लेने के लिए, वो ना जाए, और इलेक्शन कमीशन में अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने के लिए तमाम कोशिशें पवार खेमे से की जा रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और दूसरी तरफ अध्यक्ष पद को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर क्या रणनीति होती है, इस पर हम आगे जरूर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अश्विन और अंकुर बने रहिएगा हमारे साथ। अजीत पवार ने आज मुंबई में अपने गुट की बैठक बुलाई थी। बैठक में शरद पवार की बड़ी तस्वीर लगी थी, लेकिन अजीत पवार ने शायद वो तस्वीर सिर्फ दिखाने के लिए लगाई थी, क्योंकि अजीत पवार ने मंच से अपने चाचा शरद पवार को खूब सुनाया। अजीत दादा संघर्ष करो, मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के परिसर में अजीत पवार गुट की बैठक में
भले ही मंच पर पोस्टर में शरद पवार की तस्वीर लगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिर्फ दिखावा है, क्योंकि मंच से शरद पवार की तारीफ कम, उन पर हमले ज्यादा हुए। राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो, ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लभाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो, तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक, त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, समाजाच्या करता काय। अजीत पवार ने चाचा पर शब्द बाण तो छोड़े ही शरद पवार की पुरानी राजनीतिक चालों को भी उजागर किया। अजीत पवार ने 2019 में फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण के पीछे की कहानी का भी खुलासा एनसीपी के सैकड़ों समर्थकों के सामने किया। खुलासा करने के साथ ही अजीत पवार ने शरद पवार को चैलेंज तक कर दिया। अजीत पवार अपने समर्थकों का साथ जुटाने के लिए आए थे, लेकिन एक एक कर अपने चाचा के राजनीतिक फैसलों की जानकारी दे रहे थे। पवारांची औलाद सांगणार नाही, बोलत जात नाही, पण 2017ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, त्याच्या संदर्भातलं विनोद तावडे, चंद्रकांत दादा, ही चौघ होती। कुठली खाती, कुठले पालकमंत्री पद, सगळं त्यामध्ये ते ठरलं। आम्हाला निरोप आला, सुनील तटकरे यांना दिल्लीला बोलवलं। दिल्लीला त्यांच्या वरिष्ठांच्या बरोबर आपले वरिष्ठ आणि सुनील तटकरेंची मीटिंग झाली। त्यांच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 25 वर्षाचा आमचा मित्र पक्ष, आम्ही त्याला सोडणार नाही शिवसेनेला। अजीत पवार ने मंच से चाचा के खिलाफ बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अजीत पवार ने अपने समर्थकों के सामने संदेश दे दिया कि 2024 में मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का कोई विकल्प नहीं है। यामध्ये सगळ्यांनी सांगितलं, वडीलधाऱ्यांनी सांगितलं, आणि त्याच्यातनं महाराष्ट्रात मध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे। कुणी काही म्हणा, 14ला एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय, मोदींच्या करिश्मामुळे आला। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर सफाई दी। छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार गलत लोगों से घिरे हुए हैं और अगर शरद पवार उन्हें छोड़ दें तो हम उनके साथ रहेंगे। अजीत पवार गुट के ऐलान से साफ है कि वो किसी भी हाल में अब अपना फैसला नहीं बदलने वाले। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों और नेताओं को साथ लेकर शरद पवार से अलग दिशा में निकल गए हैं, जहां से लौटना 2024 से पहले मुश्किल दिख रहा है। वैदेही काणेकर के साथ अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और आइए देशहित में अब आपको बताते हैं कि आगे अब एनसीपी का क्या होगा। पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में क्या संभावनाएं हैं। चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत को खोटा सिक्का बता दिया है और भतीजे ने चाचा को रिटायरमेंट लेने की सलाह दे दी है। फिलहाल चाचा भतीजे दोनों अपने अपने पत्ते खोल चुके हैं। अजीत ने चाचा पर इस वक्त जिस तरह से बढ़त बना रखी है, लेकिन आगे क्या हो सकता है, अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं क्या संभावनाएं हैं। शक्ति प्रदर्शन में शरद पवार से 21 दिखाई दे रहे अजीत पवार के सामने सबसे पहले पार्टी तोड़ने के लिए जरूरी 36 विधायकों के समर्थन की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तभी वो ऐसे में विधायकों को साथ में जोड़कर रखने के लिए महाराष्ट्र में फिर से होटल पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। अब अजीत अधिक से अधिक एनसीपी विधायकों को अपने साथ जोड़ने के लिए और मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। रही बात पार्टी और चुनाव चिन्ह की, ये लड़ाई अदालत और चुनाव आयोग तक जाने की पूरी आशंका है।
शरद पवार अपने वफादारों से बात करके अपने विधायकों को मनाकर एनसीपी को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। शरद पवार और सुप्रिया सुले पहले ही जनता के बीच जाने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में जनाधार मजबूत करने के लिए दिग्गज मराठा क्षत्रप शरद पवार लोगों के सामने इमोशनल कार्ड भी खेल सकते हैं। कल एससीओ की वर्चुअल मीटिंग में पीओके के मुद्दे को लेकर भारत अड़ गया। ये एक ऐसी खबर है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आपने आतंकवाद पर भारत के स्टैंड के बारे में देखा सुना होगा, लेकिन एससीओ में पीओके पर क्या हुआ ये अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा। असल में कल हुई एससीओ मीटिंग का मेजबान भारत था और इस बैठक के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ, जिसमें भारत अकेला देश था जो चीन के खिलाफ डटा रहा। कल देर रात दिल्ली के घोषणा पत्र सामने आया, जिसमें एससीओ के सभी मेंबर एक साथ थे और भारत ने एक फैसला लेकर चीन और पाकिस्तान के सपने को तोड़ दिया। पूरा विश्व एक परिवार। एससीओ के मंच पर पीएम मोदी ने पीओके के लिए वीटो लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच पर इशारों में ही पीओके का जिक्र करके जिनपिंग और शहबाज दोनों की फिक्र बढ़ा दी। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। मोदी के भाषण में संप्रभुता और अखंडता का डायरेक्ट कनेक्शन पीओके से है। 4 जुलाई को इस भाषण के कुछ घंटों बाद एससीओ का दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें पाकिस्तान और चीन को शॉक देने वाली खबर थी। हर बार एससीओ समिट के अंत में एक घोषणा पत्र जारी होता है, जिसमें उन फैसलों का जिक्र होता है जिस पर एससीओ के सभी सदस्य देश सहमत होते हैं। दिल्ली घोषणा पत्र में भारत सरकार ने चीन के बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत ही चीन ने पीओके से होते हुए सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। भारत सरकार ने दिल्ली घोषणा पत्र के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। भारत के अलावा किसी देश ने चीन का विरोध नहीं किया। बाकी सभी सदस्य देश, जिसमें रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं, सब ने चीन का साथ दिया। पर भारत ने अकेले ही चीन के प्रस्ताव का वीटो कर दिया। भारत के अलावा किसी देश ने चीन के बीआरआई का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया कि पीओके पर भारत का स्टैंड अटल है। एससीओ के मंच पर जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को सिर्फ एक बंदे ने फेल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का मतलब समझिए, जिसने चीन पाकिस्तान दोनों के सपने तोड़ दिए। असल में पीओके भारत का भिन्न हिस्सा है, जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है और वहाँ पर कॉरिडोर बनाकर चीन ने भारत की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन किया है। भारत पाकिस्तान के बीच विवादित इलाके में एक तीसरे देश यानी चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसलिए भारत हमेशा इसका विरोध करता रहा है और चीन के विरोध का यह पहला मौका नहीं। भारत ने 2022 के समरकंद घोषणा पत्र में भी इस तरह के पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि कनेक्टिविटी किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वायलेट ना करे। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ये भारत की पोजीशन पहले भी रही है, चाहे वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हो या बीआरआई के संदर्भ में हो। चीन का विरोध करने की एक और बड़ी वजह है, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई यानी 4 देशों ने मिलकर एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी और पूरे प्रोजेक्ट में भारत की बड़ी भागीदारी होगी। खाड़ी देशों को जोड़ने के लिए रेलवे नेटवर्क बनेगा। अमेरिका सीधे इसमें जुड़ा हुआ है और इसका मकसद चीन के पीओके वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काउंटर करना है। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में पीओके के लिए डर बना हुआ था और अब वहां भारत के एंटी चाइना स्टैंड की चर्चा है। पीओके का मतलब है ये सारे इलाके, कुछ कश्मीर के हिस्से और गिलगित बल्टिस्तान के हिस्से जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। तो भारत कैसे अलाउ या परमिट या एग्री कर सकता है कि चाइना का जो ये इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर है ये हमारी क्लेम्ड टेरिटरी के थ्रू जाए। भारत ने इस मुद्दे को एससीओ में उठाया है और दुनिया को याद दिलाया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। जो चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं वो लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है।
करीब एक दशक पहले चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें चीन को एशिया और यूरोप से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया गया। हालांकि इसके कर्ज में फंसकर पाकिस्तान समेत कई देश चीन के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के बहाने कब्जे की चाइनीज कोशिश पर भारत ने रोड ब्लॉक लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदहाली से गुजर रहा पाकिस्तान अब मैंगो यानी आम के भरोसे है। शहबाज शरीफ के ऑर्डर पर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अमीर देशों को आम की पेटियां गिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान को यकीन है कि इस मैंगो डिप्लोमेसी से उसको लोन और सपोर्ट दोनों मिलेगा। दुनिया में पहली बार मैंगो का गिफ्ट देकर कर्ज लेने की कोशिश हो रही है। यह आइडिया सुनकर पाकिस्तानियों ने अपने ही वजीर आजम का मजाक बना दिया। शहबाज शरीफ की मैंगो डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना दिया। शहबाज शरीफ ने तुर्की में जो किया, अब पाकिस्तान की पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। कटोरा लेकर घूमने के बाद भी जब कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान की सरकार मैंगो डिप्लोमेसी के सारे बड़े और अमीर देशों के करीब पहुंचना चाहती है। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय के अफसर अब पाकिस्तानी आमों के थोक दुकानदार बनकर दुनिया भर में मैंगो की सप्लाई कर रही हैं। आम की पेटियां बांधने से लेकर डिलीवरी कराने में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का पूरा सिस्टम बिजी है। गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान को अब आम से उम्मीद है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में स्थित विदेश मंत्रालय के अफसरों को दुनिया भर में आम की पेटियों की सप्लाई करने के काम में लगाया हुआ है। पाकिस्तान सरकार को उम्मीद है कि मैंगो डिप्लोमेसी से दुनिया भर में उसके रिश्ते बेहतर होंगे। शहबाज शरीफ के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में आम के भाव बढ़ने लगे हैं। मैंगो के इस गिफ्ट पर पाकिस्तानी जनता भी अपनी सरकार के मजे ले रही है। पाकिस्तान में मैंगो डिप्लोमेसी से जुड़े ये वीडियोस वायरल हैं और इनका ट्रेंड पिछले महीने शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे और तुर्की के राष्ट्रपति को गिफ्ट में पाकिस्तानी आम दिया था। शहबाज शरीफ का ये वीडियो पूरी दुनिया के लिए किसी कॉमेडी शो जैसा था, जिसमें वो तुर्की के प्रेसिडेंट को हाथों से इशारा करके आम की खूबियां बता रही थी। शहबाज की मैंगो डिप्लोमेसी का तब पाकिस्तानियों ने भी मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान के करीब 23 करोड़ लोगों ने इसे शहबाज का मजाक समझकर इग्नोर कर दिया था। तब किसी को नहीं पता था कि वजीर आजम अपनी मैंगो डिप्लोमेसी को इतना सीरियसली ले रही हैं। जी मीडिया के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक 50 से ज्यादा देशों को आम भेजे हैं। जिन देशों को इस्लामाबाद से आम भेजे गए हैं उसमें मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप, चीन और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूएई सरकार में कुल 14 लोगों की लिस्ट बनाई है। इन लोगों को उनके पद के हिसाब से 10 पेटी से लेकर 5 पेटी तक आम भेजे जाएंगे। किस देश में कितने आम भेजे गए हैं इसका हिसाब भी रखा जा रहा है। और एक बड़ी बात ये कि आम की पेटियां इतनी कीमती हैं कि पाकिस्तानी दूतावास और हाई कमीशन के अधिकारी खुद जाकर आम की डिलीवरी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान इन देशों को मैंगो वाला गिफ्ट दे रहा है, जिसे कुछ दिन पहले लोन मिला है या फिर भविष्य में लोन मिलने की संभावना है। शहबाज को अपने इस आइडिया पर गर्व है और ये देखकर पाकिस्तानी शर्मिंदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ के आम वाले गिफ्ट के बाद भी पाकिस्तानियों ने उन्हें जमकर लताड़ा था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान आम के साथ कटोरा लेकर दुनिया के सामने गया है। 2 साल पहले कोरोना महामारी के बाद इस्लामाबाद ने दुनिया के कई देशों को आम गिफ्ट किए थे, लेकिन इन्फेक्शन के डर से चाइना और अमेरिका जैसे देशों ने मैंगो के इस गिफ्ट को वापस कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को भूल करके साल 2023 में दोबारा दुनिया के कई देशों को आम गिफ्ट दे रहा है। हालांकि पाकिस्तानियों को मैंगो डिप्लोमेसी के मीठा फल मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम को सुनाया और अब पाकिस्तान की बारी है। एक मंच पर बैठकर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा एंटी टेरर लेक्चर दिया कि पाकिस्तान में कुछ लोग अपने वजीर आजम का मजाक उड़ा रहे हैं तो बाकी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इस्लामाबाद से पेशावर तक ऐसे रिएक्शन आए हैं मानो शहबाज शरीफ ने एससीओ में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना है। देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को
अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को फटकार लगाई है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त वजीरे कटोरा के नाम से मशहूर शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बगैर नाम लिए सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया और शहबाज शरीफ सिर्फ मुंह ताकते रह गए। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। अब बातें चल रही हैं कि जिस तरह पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लताड़ा, एससीओ समिट में शहबाज को और कुछ समझ में नहीं आया होगा। एक तरफ मोदी के भाषण से शहबाज शरीफ की बोलती बंद होने से कुछ पाकिस्तानी सदमे में हैं, कुछ शहबाज से ऐसी ही उम्मीद कर रहे थे। दूसरी तरफ बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई गलत बात नहीं की। पाकिस्तान में इसकी चर्चा भी हो रही है कि क्यों इंडिया बोलता है दुनिया सुनती है और शहबाज चिल्लाते हैं तो दुनिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो पाकिस्तान दुनिया पर एक बोझ बन गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम या यूं कहें वजीर कटोरा एससीओ में भी बाज नहीं आए। एससीओ में भी शहबाज के कटोरा कांड का मजाक बन रहा है। एससीओ में फजीहत के साथ साथ आजकल पाकिस्तान में भारत के रक्षा मंत्री के बयान का खौफ भी खूब दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में राजनाथ सिंह की बात को सीधे मोदी का पैगाम समझा जा रहा है और पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई इस बार किसी भी गलती को इंडिया माफ नहीं करेगा। कर्ज लेकर घी पीने के आदी पाकिस्तान में आईएमएफ से कर्ज मिलने की खबर के बाद जश्न जैसा माहौल है। शहबाज शरीफ खैरात हासिल करने के बाद फूले नहीं समा रहे, लेकिन असलियत में पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने वाले देशों की टॉप 5 लिस्ट में पहुंच गया है। $40 बिलियन की रकम के साथ अर्जेंटीना आईएमएफ से दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है। उसके बाद इजिप्ट $18 बिलियन के कर्ज के साथ इस लिस्ट में इजिप्ट दूसरे स्थान पर है। और इसके बाद आपको बता दें कि यूक्रेन ने भी आईएमएफ से मदद ली है। यूक्रेन ने आईएमएफ से $12 बिलियन का कर्ज लिया है। तो वहीं पाकिस्तान ने टॉप 5 की लिस्ट में जगह बना ली है। पाकिस्तान $10 बिलियन कर्ज के साथ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप पर आना चाहता है, लेकिन आईएमएफ कर्ज डूबने के डर से पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज देता ही नहीं है। वहीं इक्वाडोर भी इस लिस्ट में शामिल है। इक्वाडोर ने $8 बिलियन का कर्ज लेकर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है।